प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उपराष्ट्रपति और राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ से फोन पर की बात। सभापति की नियुक्ति को बताया दुर्भाग्यपूर्ण। राष्ट्रपति ने भी जताया दुख। राष्ट्रपति ने कहा कोई भी हद तक कर्तव्य निभाने। लोकसभा में 3 आपराधिक कानून संशोधन विधेयक पर चर्चा आज भी रहेगी जारी। प्रेस और आवधिक पंजीकरण और दूरसंचार विधेयक भी सूचीबद्ध। वहीं उच्च सदन में सीजीएसटी दूसरा संशोधन विधेयक 2023 पर चर्चा प्रस्ताव। कोविड-19 पर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया की सभी राज्यों के स्वास्थ्य मंत्री के साथ समीक्षा बैठक में सभी विभागों की तैयारियों का लिया जा रहा है जायजा। तमिलनाडु में भारी बारिश के कारण बाढ़ जैसे हालात। अब तक 10 लोगों की मौत। राहत और बचाव अभियान में जुटी भारतीय सेना। और डोनाल्ड ट्रंप को लगा बड़ा झटका। अमेरिका की कोर्ट ने राष्ट्रपति पद के लिए अयोग्य किया घोषित। 6 जनवरी 2021 को यूएस कैपिटल पर उनके समर्थकों द्वारा किए गए हमले में उनकी भूमिका को लेकर की गई कार्रवाई। नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडी न्यूज। मैं हूं मुकुल शर्मा और आइए खबरें देखते हैं विस्तार से। संसद भवन के परिसर में राज्यसभा सभापति और उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ की नकल करने के मामले पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुख जताया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राज्यसभा सभापति जगदीप धनखड़ को फोन कर इस घृणित नाटकीयता पर दुख व्यक्त किया है। जगदीप धनखड़ ने जानकारी देते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का फोन आया और उन्होंने कल संसद के पवित्र परिसर में कुछ माननीय सांसदों द्वारा प्रदर्शित की गई अपमानजनक नाटकीयता पर अत्यंत दुख व्यक्त किया। उन्होंने मुझे बताया कि वह पिछले 20 वर्षों से इस तरह के अपमान सहते आ रहे हैं, लेकिन देश के उपराष्ट्रपति जैसे संवैधानिक पद के साथ और वह भी संसद में ऐसा होना दुर्भाग्यपूर्ण है। उपराष्ट्रपति ने कहा कि मैंने प्रधानमंत्री से कहा कुछ लोगों की बेतुकी हरकतें मुझे मेरा कर्तव्य निभाने और हमारे संविधान में निहित सिद्धांतों का सम्मान करने से नहीं रोक सकती हैं। मैं संवैधानिक मूल्यों के प्रति प्रतिबद्ध हूं और इस प्रकार के अपमान मुझे अपने मार्ग से विचलित नहीं कर सकते। वहीं राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने संसद परिसर में राज्यसभा सभापति और उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ की नकल के मामले पर दुख जताया है। राष्ट्रपति ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर कहा कि जिस तरह से हमारे सम्मानित उपराष्ट्रपति को संसद परिसर में अपमानित किया गया, उसे देखकर मुझे निराशा हुई। निर्वाचित प्रतिनिधियों को अपनी अभिव्यक्ति के लिए स्वतंत्र होना चाहिए, लेकिन उनकी अभिव्यक्ति गरिमा और शिष्टाचार के मानदंडों के भीतर होनी चाहिए। यह संसदीय परंपरा रही है जिस पर हमें गर्व है और भारत के लोग उनसे इसे कायम रखने की उम्मीद करते हैं। तो यहाँ पर सीधे तौर पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने एक्स पर ये बात कही और इस पर और अधिक जानकारी के लिए आइए रुख कर लेते हैं। हमारे संवाददाता शैलेंद्र मिश्र जो हैं वो हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। शैलेंद्र, जानना चाहेंगे आपसे जिस तरीके की जो अलग अलग न सिर्फ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उपराष्ट्रपति से बात की, बल्कि उसके बाद अब राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का भी जो एक्स पर हमने देखा उन्होंने क्या जो संदेश दिया है, कहीं ना कहीं ये जो तमाम लोग थे जिन्होंने मिमिक्री की, जो प्रतिनिधि हैं निर्वाचित होकर आए हैं, कहीं जो संसद की गरिमा है शायद उसका भी ख्याल नहीं रखा गया वहां पर। देखिए, हम देख रहे हैं कि लगातार इस बात को लेकर प्रतिक्रिया आ रही है। कल जो घटना हुई, टीएमसी सांसद कल्याण बनर्जी ने जो एक तरह से मिमिक्री की और उस पर पीड़ा जताई गई और उपराष्ट्रपति को खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फोन किया और बताया कि पिछले 20 सालों से वो खुद इस तरह के अपमान को झेलते रहे, लेकिन उपराष्ट्रपति जैसे पद पर वो भी संसद भवन परिसर के अंदर इस तरह से होगा, ये बहुत पीड़ादायक है। और उपराष्ट्रपति ने उनसे कहा कि वो अपनी कर्तव्य को निभाते रहेंगे, इस तरह की जो बेतुके हरकतें हैं उससे वो विचलित होने वाले नहीं है। वो अपनी ड्यूटी निभाते रहेंगे, संवैधानिक ड्यूटी निभाते रहेंगे। हमने देखा है कि लोकसभा अध्यक्ष ने भी इस घटनाक्रम को लेकर चिंता जाहिर की है, दुख जताया है उपराष्ट्रपति से और कहा है कि हमने देखा कि इस घटना को लेकर चौतरफा एक तरह से देखें तो आलोचना हो रही है। तो लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने भी उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ से दुख जताया है और बीजेपी के किसान मोर्चा ने कहा है कि किसान का अपमान है, जाट समाज का अपमान है और देश भर में
एक आंदोलन करने का फैसला किया है किसान मोर्चा ने। किसान मोर्चा के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं उन्होंने राजकुमार चाहर अब से थोड़ी देर पहले प्रेस से बातचीत करते हुए कहा है कि जिस तरह से किसान के बेटे का जाट समाज का एक तरह से अपमान हुआ है और देश भर में जिला मुख्यालयों में बीजेपी प्रदर्शन करेगी और माफी की मांग करेगी। तो ये हम देख रहे हैं कि घिरे हुए हैं कल्याण बनर्जी और विपक्षी सांसद इस कल की जो घटना हुई उसके बाद, और लगातार अब बीजेपी माफी की मांग कर रही है। उसने प्रदर्शन राष्ट्रव्यापी प्रदर्शन की बात कही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फोन करके दुख जताया है, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ से लोकसभा अध्यक्ष ने चिंता जाहिर की है। तो निश्चित तौर पर ये बहुत गंभीर मामला हो जाता है जब उपराष्ट्रपति पद पर बैठे व्यक्ति के बारे में के खिलाफ संसद भवन परिसर के अंदर इस तरह की बेहुदे हरकत की जाती है। जी शैलेंद्र, और जिस तरीके से ना सिर्फ जो हरकतें हैं वो की गई, बल्कि जो आप जानकारी दे रहे हैं कि जो समाज के अलग अलग वर्ग हैं उनमें भी इस बात को कहीं ना कहीं लेकर रोष है। लेकिन अभी तक क्या इस पूरे मामले में वो जो तमाम सांसद थे जो कि इस मामले में लिप्त हैं, क्या उनकी तरफ से कोई प्रतिक्रिया आई है? देखिए, विपक्षी सांसदों का जो धरना प्रदर्शन है वो हम देख रहे हैं संसद भवन परिसर में गांधी प्रतिमा पर और मकर द्वार के सामने वो अब उनकी अपना एक रुख है, वो अपनी मांग को लेकर मोदी सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। लेकिन सवाल ये उठता है कि आप प्रदर्शन कर सकते हैं लेकिन किसी का अपमान इस तरह से नहीं कर सकते, और खास तौर पर संसद भवन परिसर के अंदर उपराष्ट्रपति पद पर बैठे व्यक्ति का जो राज्यसभा का सभापति होता है। तो निश्चित तौर पर सवाल उठता है विपक्षी दलों की रणनीति पर और उनकी इस सोच पर कि वो लोकतंत्र और संसदीय लोकतंत्र को लेकर वो क्या सोच रखते हैं। जी शैलेंद्र, जो और वो भी विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र और उसका ये मंदिर जहाँ पे इस तरह की जो हरकत है वो की गई, और इसके बाद अभी तक भी जिस तरह की जो प्रतिक्रिया थी वो उस तरह की शायद नहीं आई है। और आगे आने वाले समय में क्या माना जाए, क्या किस तरह की जो कार्रवाई है वो इस पूरे मामले में हो सकती है? अब देखना होगा कि आगे इस मामला किस ओर जाता है। लेकिन निश्चित तौर पर अभी हम देख रहे हैं कि बीजेपी ने देशव्यापी राष्ट्रव्यापी प्रदर्शन का ऐलान किया है, और ऐसे में निश्चित तौर पर एक बड़ा हम कह सकते हैं कि पूरा मामला बनता हुआ दिखाई दे रहा है। और माफी की मांग बीजेपी कर रही है जो विपक्षी गठबंधन के नेता हैं उनसे। जी बिल्कुल शैलेंद्र, और क्योंकि जो निर्वाचित सदस्य हैं कहीं ना कहीं एक उम्मीद उनसे की जाती है जब वो शपथ लेते हैं तो पूरी तरीके से वो जो गरिमा है अपने पद की उसको बरकरार रखेंगे, शिष्टाचार की उनसे उम्मीद की जाती है। लेकिन इन तमाम जो बातें हैं उनको धता बताते हुए इस तरह की जो हरकत है वो की गई है इन सदस्यों द्वारा। निश्चित तौर पर बहुत गंभीर मामला बनता है क्योंकि ये अपने आप में संसदीय इतिहास में संभवतः पहला मामला है जब इस तरह से उपराष्ट्रपति पद पर बैठे व्यक्ति की संसद भवन परिसर के अंदर मिमिक्री की गई, और उस पर हमने देखा कि तमाम विपक्षी सांसद हंस रहे थे या वीडियो बना रहे थे। तो निश्चित तौर पर उनके रवैये पर सवाल उठता है, और हम देख रहे हैं कि इसीलिए बीजेपी ने कहा है कि वो राष्ट्रव्यापी प्रदर्शन करेगी और माफी की मांग करेगी। जी बिल्कुल, राष्ट्रव्यापी प्रदर्शन और माफ़ी की जो मांग है लगातार वो की जा रही है इस बीच। लेकिन और खासतौर से बात की जाए अगर सदन की, क्या कुछ खास रहेगा इस बारे में भी आपको हम बताएंगे। फिलहाल शैलेंद्र, शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। वहीं लोकसभा की अगर हम बात करें तो आज भारतीय न्याय द्वितीय संहिता 2023, भारतीय नागरिक सुरक्षा द्वितीय संहिता 2023 और भारतीय साक्ष्य द्वितीय विधेयक 2023 पर चर्चा यहां जारी रहेगी। इन विधेयकों के पारित होने के बाद दूरसंचार विधेयक को चर्चा और पारित करने के लिए रखा जाएगा। कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल प्रस्ताव करेंगे कि मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्त नियुक्ति, सेवा शर्तें और पद की अवधि विधेयक 2023 को चर्चा के बाद पारित किया जाए। वहीं सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर प्रेस और आवधिक पंजीकरण विधेयक 2023 को पारित करने का प्रस्ताव रखेंगे। इन दोनों विधेयकों को राज्यसभा से पहले ही पारित किया जा चुका है। वहीं राज्यसभा में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण केंद्रीय माल एवं सेवा कर द्वितीय संशोधन विधेयक 2023 और अनंतम कर संग्रहण विधेयक 2023 को चर्चा के बाद लोकसभा को लौटाने के लिए प्रस्ताव रखेंगी। लोकसभा इन दोनों विधेयकों को पहले ही पारित कर चुकी है। वहीं भारतीय न्याय द्वितीय संहिता 2023, भारतीय नागरिक सुरक्षा द्वितीय संहिता 2023 और भारतीय साक्ष्य द्वितीय विधेयक 2023 की मुख्य बातें जानने के लिए देखते हैं हमारी खास रिपोर्ट।
सरकार आपराधिक कानूनों और इन्हें लागू करने की प्रक्रिया में क्रांतिकारी बदलाव कर रही है। भारतीय दंड संहिता की जगह भारतीय न्याय संहिता, 2023 सीआरपीसी की जगह भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और साक्ष्य अधिनियम की जगह भारतीय साक्ष्य विधेयक 2023 लाया गया है। अगर बात करें इन तीन विधेयकों की मुख्य विशेषताओं की, तो 1860 के भारतीय दंड संहिता की जगह लाए गए भारतीय न्याय संहिता में धाराओं की संख्या कम हुई है। आईपीसी में 511 धाराएं हैं, जबकि न्याय संहिता में 358 धाराएं हैं। 175 धाराएं बदलेंगी, 8 नई जोड़ी जाएंगी और 22 धाराएं खत्म होंगी। भारतीय न्याय संहिता से लाए जा रहे बड़े बदलावों की बात करें तो इसमें आतंकवाद, संगठित अपराध और मॉब लिंचिंग से जुड़े अपराधों को जोड़ा गया है और इनमें मौत की सजा तक का प्रावधान किया गया है। इससे पहले आतंकवाद को यूएपीए और संगठित अपराधों को मकोका जैसे विशेष कानूनों के जरिए दंडित किया जाता था। आतंकवाद को परिभाषित करते हुए देश की एकता, अखंडता और सुरक्षा को खतरे में डालना, आम जनता को डराना या सार्वजनिक व्यवस्था को बिगाड़ना आतंकवाद माना गया है। इसके लिए मौत या उम्र कैद का प्रावधान किया गया है। अपहरण, जबरन वसूली, कॉन्ट्रैक्ट पर हत्या, जमीन पर कब्जा, वित्तीय घोटाले और अपराध सिंडिकेट की ओर से किए गए साइबर अपराध जैसे अपराधों को संगठित अपराध के दायरे में शामिल किया गया है। संगठित अपराध के मामलों में अधिकतम मौत की सजा का प्रावधान किया गया है। गैंगरेप के मामले में पीड़ित को बालिग मानने के लिए उम्र को 16 से बढ़ाकर 18 साल किया गया है। व्यभिचार को अपराध घोषित करने वाली आईपीसी की धारा 497 को भारतीय संहिता में शामिल नहीं किया गया है। हालांकि आईपीसी की धारा 498 को भारतीय न्याय संहिता की धारा 84 में बरकरार रखा गया है, जो एक पुरुष को दूसरे पुरुष की पत्नी को लुभाने के लिए दंडित करता है। बीएनएस में राजद्रोह कानून को हटाया गया है। इसकी जगह फूट, सशस्त्र विद्रोह या विध्वंसक गतिविधियों को भड़काने या इसकी कोशिश करने, भारत की संप्रभुता या एकता और अखंडता को खतरे में डालना अपराध घोषित किया गया है। इसके अलावा बिक्री के लिए खाद्य या पेय पदार्थ में मिलावट, मिलावटी दवाइयों और लापरवाही से गाड़ी चलाने जैसे अपराधों को भी भारतीय न्याय संहिता में शामिल किया गया है। छोटे अपराधों जैसे नशे में हंगामा, 5,000 से कम की चोरी के लिए 24 घंटे की सजा या 1,000 रुपए जुर्माना या सामुदायिक सेवा करने की सजा हो सकती है। अपराधी अपराध करके भाग जाते थे, उनका क्या किया जाए? तो उनके लिए एक शब्द था माननीय सभापति जी, एब्सकॉन्डर। एब्सकॉन्ड कर गए। पहली बार इन नियमों में, इन कानूनों में इस बात की चिंता की गई है कि आप उनका क्या करते थे कि आपका ट्रायल सेपरेट कर दिया और बाकी का ट्रायल होगा। तो बाकी वाले कहते थे कि भाई हम तो कॉन्स्पिरेसी के तो मेन वो हैं, वो लंदन और अफ्रीका में बैठे हैं, दुबई में और अमेरिका में, कनाडा में, तो हमारा ट्रायल कैसे करेंगे? तो लड़क जाया करता था। अब है उनका ट्रायल सेपरेट नहीं होगा, उनका भी ट्रायल होगा, जो कहते हैं ट्रायल इन एब्सेंशिया। उनको सजा मिलेगी, चाहे तो अपील कर सकते हैं, तो अपील करना पड़ेगा, तो हिंदुस्तान वापस आना पड़ेगा। इस तरह सीआरपीसी में भी कई बड़े बदलाव किए गए हैं और नागरिक सुरक्षा संहिता में अब 533 धाराएं बचेंगी, 160 धाराएं बदलेंगी, 9 नई जुड़ेंगी और 9 खत्म होंगी। अगर बात करें बिल की मुख्य बातों की, तो अब नागरिक किसी भी पुलिस स्टेशन में एफआईआर दर्ज करा सकेंगे, चाहे उनका अधिकार क्षेत्र कुछ भी हो। एफआईआर दर्ज करने से लेकर केस जारी के रखरखाव से लेकर आरोप पत्र दाखिल करने और फैसला सुनाने तक की पूरी प्रक्रिया का डिजिटलीकरण होगा। एफआईआर के 90 दिनों के भीतर अनिवार्य रूप से चार्जशीट दाखिल की जाएगी। न्यायालय ऐसे समय को 90 दिनों के लिए और बढ़ा सकता है, जिससे जांच को समाप्त करने की कुल अधिकतम अवधि 180 दिन हो जाएगी। बलात्कार पीड़ितों की जांच करने वाले चिकित्सकों को 7 दिनों के भीतर जांच अधिकारी को अपनी रिपोर्ट सौंपनी होगी। आरोप पत्र प्राप्त होने के 60 दिनों के भीतर अदालतों को आरोप तय करने का काम पूरा करना होगा। बहस पूरी होने के 30 दिनों के भीतर फैसला देना। फैसला सुनाए जाने के 7 दिनों के भीतर अनिवार्य रूप से ऑनलाइन उपलब्ध कराया जाएगा। 7 साल से अधिक की सजा वाले अपराधों के लिए फॉरेंसिक टीमों को अनिवार्य रूप से अपराध स्थलों का दौरा करना होगा। 7 साल या उससे अधिक की सजा वाला कोई भी मामला पीड़ित को सुनवाई का अवसर दिए बिना वापस नहीं लिया जाएगा। मृत्यु दंड की सजा को अधिकतम आजीवन कारावास में बदला जा सकता है। आजीवन कारावास की सजा को अधिकतम 7 साल के कारावास में बदला जा सकता है और 7 साल की सजा को 3 साल के कारावास में बदला जा सकता है। अंग्रेजों के द्वारा जो कानून बनाया गया था वो था इंडियन पिनल कोड। एम एंड ऑब्जेक्ट उस कानून का जो था वो पनिशमेंट देने का था, और अब एम एंड ऑब्जेक्ट इस कानून का जो है भारतीय न्याय संहिता, वो न्याय करने का है, जस्टिस करने का है। और दूसरा अगर हम देखेंगे नागरिकों के लिए सुरक्षा के लिए
किसी तरह से वो असुरक्षित महसूस नहीं करें। ये सोच और ब्रिटिश की सोच में, कॉलोनियल सोच में ये बहुत बड़ा फर्क है। पहले क्रिमिनल प्रोसीजर कोड था, अब भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता है। किसी भी अपराध में शामिल होने के लिए जब्त किए गए वाहनों की वीडियोग्राफी अनिवार्य होगी, जिसके बाद मुकदमे की लंबित अवधि के दौरान जब्त किए गए वाहन के निपटान को सक्षम करने के लिए अदालत में एक प्रमाणित प्रति प्रस्तुत की जाएगी। ये तीनों बिल 11 अगस्त को मानसून सत्र के दौरान संसद में पेश किए गए थे, जिसके बाद तीनों विधेयकों को विस्तृत मूल्यांकन के लिए संसद की गृह कार्य संबंधी स्थायी समिति के पास भेजा गया और समिति को 3 महीने के भीतर अपनी रिपोर्ट सौंपने के लिए कहा गया था। जानकारों के मुताबिक इस नए संशोधन से न्यायिक प्रक्रिया को पारदर्शी और सुगम बनाना केंद्र सरकार की प्राथमिकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। लोकसभा सचिवालय से निलंबित सांसदों के लिए एक सर्कुलर जारी किया गया है, जिनमें सांसदों के लिए किन किन चीज़ों पर पाबंदी रहेगी उनका जिक्र किया गया है। इनमें सांसदों को संसद कक्ष, लॉबी और गैलरी में प्रवेश करने पर रोक लगा दी है। दिशा निर्देश के मुताबिक उन्हें संसदीय समितियों की बैठकों से निलंबित कर दिया गया है। उनके नाम पर व्यवसाय की सूची में कोई आइटम नहीं रखा गया है। निलंबित सांसदों के द्वारा कोई भी नोटिस स्वीकार्य नहीं है। वे अपने निलंबन की अवधि के दौरान होने वाली समितियों के चुनावों में मतदान नहीं कर सकते। यदि शेष सत्र के लिए सदन की सेवा से निलंबित कर दिया जाता है तो वे निलंबन की अवधि के लिए दैनिक भत्ते के हकदार नहीं हैं। कोविड के बढ़ते मामले और नए सब वेरिएंट JN1 को देखते हुए स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया आज सभी राज्यों के स्वास्थ्य मंत्री के साथ वर्चुअल बैठक कर रहे हैं। बैठक में नीति आयोग के सदस्य डॉक्टर VK पॉल, ICMR के DG सहित सभी वरिष्ठ अधिकारी मौजूद हैं। समीक्षा बैठक में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि हमें सतर्क रहने की ज़रूरत है, लेकिन घबराने की ज़रूरत नहीं है। उन्होंने कहा कि हर 3 महीने में एक बार सभी अस्पताल मॉक ड्रिल करें। इसके साथ ही केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने राज्यों को केंद्र की तरफ से पूरी सहायता का आश्वासन दिया है। बीते 24 घंटे में देश में कोविड के 341 मामले आए हैं। गौरतलब है कि केंद्र सरकार इससे निपटने के लिए सभी तरह के कदम उठा रही है। इससे पहले केंद्र ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को लगातार निगरानी बनाए रखने के लिए कहा है। साथ ही राज्यों को अधिक संख्या में RT-PCR टेस्ट सहित पर्याप्त परीक्षण सुनिश्चित करने और पॉजिटिव नमूनों को जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए प्रयोगशालाओं में भेजने की सलाह भी दी गई है। आगामी त्योहारों को ध्यान में रखते हुए राज्य को बीमारी के प्रसार के खतरे को कम करने के लिए सार्वजनिक स्वास्थ्य उपाय और अन्य व्यवस्थाएं करने के लिए भी कहा गया है। इस बीच केरल की स्वास्थ्य मंत्री वीना जॉर्ज ने कहा है कि राज्य में भले ही कोविड के मामले बढ़ रहे हैं, लेकिन चिंता करने की जरूरत नहीं है। नवंबर महीने में ही कोविड मामलों की संख्या में बढ़ोतरी देखी गई। इसी के अनुरूप स्वास्थ्य विभाग ने कदम उठाया है। दिशा निर्देश भी जारी किए गए। राज्य चिकित्सा अधिकारियों के सम्मेलन में भी कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं। केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने प्रेस वार्ता कर आयुष्मान भारत जन आरोग्य योजना की तारीफ की है। अर्जुन मुंडा ने कहा कि देश का कोई भी नागरिक स्वास्थ्य सुविधा से वंचित ना रहे, इसके लिए आयुष्मान भारत जन आरोग्य योजना शुरू की गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी के नेतृत्व में देश के आम जनों के स्वास्थ्य के दृष्टि से प्रत्येक देश का नागरिक स्वस्थ रहे, इस उद्देश्य को वास्तविक धरातल पर उतारने के लिए यह सरकार प्रतिबद्ध है। भारत सरकार स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध करा रही है और गुणात्मक तरीके से उसका परिणाम भी सामने आ रहे हैं। मैं समझता हूं कि विश्व का सबसे बड़ा ऐसा स्वास्थ्य कार्यक्रम प्रारंभ किया गया है जो जन आरोग्य योजना के माध्यम से। और आपको बता दें, राज्यसभा में विपक्ष का हंगामा जारी है। सदन की कार्यवाही 11:30 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। विपक्ष के हंगामे के बीच राज्यसभा में जो हंगामा चल रहा था उसकी वजह से 11:30 बजे तक जो कार्रवाई है सदन की वो स्थगित करनी पड़ी है। इस वक्त की बड़ी खबर, विपक्ष के हंगामे के चलते सदन की जो कार्रवाई है वो आज भी बाधित हुई और उसके बाद कार्रवाई को स्थगित करना पड़ा। राज्यसभा में विपक्ष का हंगामा जारी है। सदन की कार्रवाई को 11:30 बजे तक के लिए स्थगित किया गया है।
लगातार प्रयास किए जा रहे थे कि जो कार्रवाई है सुचारू रूप से चले, लेकिन विपक्ष के हंगामे के कारण आज भी सदन की जो कार्रवाई है वो बाधित हुई है। राज्यसभा में विपक्ष का हंगामा जारी है और उसी के चलते जो कार्रवाई है वो स्थगित करनी पड़ी 11:30 बजे के लिए। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, विपक्ष के हंगामे के कारण जो सदन की कार्रवाई है वो आज भी बाधित हुई है। और इस पर और ज़्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता कुमार आलोक हमारे साथ जुड़ चुके हैं। कुमार आलोक, क्या ताज़ा जानकारी मिल पा रही है? देखिए, कल जिस तरीके से एक बार फिर से निलंबन हुआ था राज्यसभा में सदस्यों का जो हंगामा कर रहे थे, कल की जो घटना थी वो अपने आप में बहुत ही शर्मनाक थी। जब लोकसभा और राज्यसभा के सांसद जो मकर गेट है वहां पर बैठकर उन्होंने सिर्फ हंगामा ही नहीं किया, नारे ही नहीं लगाए सरकार के खिलाफ, बल्कि उन्होंने उपराष्ट्रपति जैसे उच्च संवैधानिक पद पर बैठे व्यक्ति का एक तरह से कहे कि मिमिक्री उनका किया गया। कल्याण बनर्जी के द्वारा, राहुल गांधी के द्वारा वीडियो बनाया गया। इन तमाम चीजों को लेकर के काफी रोष है और जो विभिन्न समुदाय के जो लोग हैं, चाहे वो किसान हो चाहे जाट समाज के लोग हैं, वो काफी खपाया। और सवेरे से किसान मोर्चा के जो नेता है या जाट समुदाय के जो नेता है वो बराबर अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं। इन सब के बीच जो कुछ भी बचे हैं सांसद राज्यसभा में, जैसे आज राज्यसभा की कार्रवाई शुरू हुई वैसे फिर हंगामा करना शुरू कर दिया उन लोगों ने। खासकर सीपीएम के जो करीम थे वो बेल की ओर आए और इसके अलावा जो महिला सदस्य जो भी वहां पर राज्यसभा के मेंबर है विपक्ष के, उन्होंने हंगामा करना शुरू किया और एक बार चेतावनी उन्होंने दी सभापति महोदय ने इलामा करीम को वापस जाने के लिए, लेकिन फिर भी वो नहीं माने। उसके बाद 30 मिनट तक के लिए स्थगित कर दिया गया है। और अब ऐसा हो सकता है कि जो सदस्य जो अभी वहां पर संसद सदस्यता उनकी है अभी निलंबित नहीं हुए हैं और इस तरह की अगर उनका विरोध जारी रहा, अगर उस हंगामे के कारण सदन को स्थगित करते रहे तो हो सकता है कि उन पर भी निलंबन की कार्रवाई हो। लेकिन एक दूसरा इंटरेस्टिंग फैक्टर मैं आपको बताऊंगा कि एक तो कहा जा रहा है कि सरकार ने या लोकसभा सचिवालय ने, राज्यसभा सेक्रेटेरिएट ने जिन सदस्यों को निलंबित कर दिया है, लेकिन ऐसी बात देखने को आई है कि बहुत सारे ऐसे सदस्य जो विपक्ष के हैं उन्हें निलंबित नहीं किया गया था, लेकिन उन्होंने रिक्वेस्ट किया, चेयर से रिक्वेस्ट किया कि मुझे भी निलंबित किया जाए। बहुत बड़े बड़े नाम है इनमें, मैं उन नामों को नहीं लेना चाहूंगा। तो अभी जो स्थिति है 11:30 के बाद जब राज्यसभा की कार्यवाही शुरू होगी तब देखना होगा कि सभापति क्या एक्शन लेते हैं उन राज्यसभा सांसदों, विपक्ष के राज्यसभा के सांसदों पर जो लगातार हंगामा कर रहे हैं। कल का दिन आपने देखा था कि कितना विधायी कार्य संपन्न हुआ, जो इंपॉर्टेंट बिल थे पास हुए और इसके अलावा जो न्याय संहिता बिल है जो बहुत इंपॉर्टेंट बिल है, आप समझ सकते हैं कि जो सीआरपीसी है चाहे आईपीसी है, जो अंग्रेजों का बनाया गया कानून है, उस कानून में आज तक संशोधन नहीं हो पाया था, लेकिन वो एक ऐतिहासिक बिल कल चर्चा पूरी हुई है और आज जो गृह मंत्री हैं लोकसभा में उसका रिप्लाई करेंगे और सरकार की ये मंशा होगी कि वो राज्यसभा में भी इस बिल को लाया जाए और इस बिल को पारित करवाया जाए। तो आज का दिन इंपॉर्टेंट है, खासकर राज्यसभा के लिए भी और लोकसभा के लिए भी। बिल्कुल कुमार आलोक, लेकिन जिस तरीके से महत्वपूर्ण है आज का दिन और जो हंगामा है विपक्ष का वो लगातार जारी है। प्रधानमंत्री ने सत्र शुरू होने से पहले भी कहा था कि जो हंगामा है वो ना किया जाए, सुचारू रूप से जो सदन है उसकी कार्रवाई होने दी जाए, जिससे जो देश है वो विकसित भारत की तरफ आगे बढ़ सके। जो विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र है वहाँ पर किसी भी तरह की जो बाधा है वो ना डाली जाए, लेकिन उसके बावजूद जो विपक्ष है वो लगातार हंगामा कर रहा है। देखिए, इनके पास कोई मुद्दा नहीं, खासकर ओपोजिशन को देखें तो मुद्दा नहीं है। और खासकर जब ये 3 राज्यों की जो हार हुई है, करारी हार हुई है कांग्रेस की, तो कांग्रेस एक ओपोजिशन में एक लीडिंग सीट पर, ड्राइविंग सीट पर बैठना चाह रही थी, लेकिन उसके बाद आपने देखा कि कल की जो भी बैठक हुई INDIA की, जो इंडी गठबंधन की जो बैठक हुई, उसमें ऐसा माना जा रहा था कि संयोजक का चुनाव होगा, कुछ बड़े फैसले लिए जाएंगे, सीटों के बंटवारे पर बात होगी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। और आपने देखा होगा कि उस मीटिंग में एक तरह से कॉन्फिडेंस की काफी कमी थी, क्योंकि ममता बनर्जी ने और अरविंद केजरीवाल ने सीधा प्रधानमंत्री का उम्मीदवार घोषित कर दिया मल्लिकार्जुन खड़गे को। लेकिन जब बाकी लोगों से पूछा गया, बाकी लोगों से जैसे कि हम बात करें अखिलेश यादव की बात करें, उनसे पूछा गया तो उन्होंने इस पर कोई जवाब नहीं दिया। और खासकर मल्लिकार्जुन खड़गे ने खुद कहा कि जब MP जब जीत कर आएंगे तभी जाकर के प्रधानमंत्री पद के बारे में हम सोच सकते हैं। तो एक आप कह सकते हैं कि उहापोह की स्थिति है। और इस चुनावी वर्ष में विपक्ष के पास एक यही शायद उनके लिए अस्त्र बचा है कि हंगामा करके हम लाइमलाइट
लाइमलाइट में आए, मीडिया के सुर्खियों में रहे, और इसी के लिए आज फिर देख रहे हैं कि उन्होंने मकर द्वार पर प्रदर्शन तो किया है। और अभी उनको जो लोकसभा सेक्रेटरीट की बात करें जी, तो उन निलंबित सांसदों को गैलरी में आप नहीं जा सकते हैं, बिल्कुल, आप चैम्बर्स में नहीं जा सकते, सर्कुलर उनके लिए जारी किया गया है। हाँ, उस सर्कुलर में वो इन जगहों पर नहीं, जैसे संसद के बाहरी परिसर में आप रह सकते हैं, लेकिन उन जगहों पे नहीं जा सकते हैं जहां पर उनका हक है। तो उसको लेकर के यहाँ पर सांसद जो निलंबित है खासकर, वो सारे के सारे यहाँ पे आए हुए हैं, और संसद परिसर के बाहर वो अपना धरना प्रदर्शन, मीडिया बाइट्स वगैरह वो कर रहे हैं। तो अब देखना होगा कि राज्यसभा जो 11:30 पर पुनः कार्रवाई उसकी शुरू होती है, तो सभापति का कदम क्या होगा, ये देखने वाली विषय होगी। बिल्कुल कुमार आलोक, अब से कुछ ही मिनट बाद जो कार्रवाई है वो दोबारा शुरू होगी, लेकिन अगर देखा जाए जो ना सिर्फ इंडी गठबंधन के सदस्य हैं, वो जब उन्हें हंगामा करना हो, किसी का माखौल उड़ाना हो, तब शायद एकजुट हो जाएंगे, लेकिन आम सहमति उनमें आपस में भी नजर नहीं आती। बिल्कुल, कल आपने देखा कि कल बैठक तो बुलाई गई थी, 5 स्टार होटल में बैठक हुई, अशोका होटल में बैठक हुई थी, 2-2.5 घंटे तक बैठक हुई, मंथन हुआ, लेकिन एक जो कंसेंसस होता है उस कंसेंसस पर नहीं पहुंच पाए जो सारे जो इंडी गठबंधन के दल हैं। अब ममता बनर्जी का अगर सूत्रों की हम बात करें तो ममता बनर्जी बंगाल में कांग्रेस को 2 सीट से ज्यादा देने के लिए तैयार नहीं है। यही हाल है कि पंजाब में न आम आदमी पार्टी अपना दावा छोड़ना चाहती है, न कांग्रेस अपना दावा छोड़ना चाहती है जी। तो बहुत सारे बिहार में जब आपने देखा होगा कि जब कर्नाटक और हिमाचल प्रदेश में जब जीत मिली कांग्रेस की, तो कांग्रेस के अंदर एक उत्साह का संचार हुआ, और उन्होंने वहां बिहार में 15 सीटों की मांग कर दी, जबकि कांग्रेस की उतनी ताकत नहीं है बिहार में। अब जाकर जब तीनों स्टेट जब ये हारे हैं, कांग्रेस जब हारी है, तब जाकर कांग्रेस थोड़ा डिफेंसिव मूड में आई है। और ये भी जो अपोजिशन की जो क्षेत्रीय पार्टियां थी, ये भी चाहती थी कि कांग्रेस हारे, या कांग्रेस अगर जीतती तो रीजनल पार्टीज को भी प्रॉब्लम होती। तो रीजनल पार्टी ने जो कांग्रेस पर दबाव बनाया है, और कांग्रेस इस समय बैकफुट पर खेल रही है। अब देखना कि अगली मीटिंग के बारे में कहा जा रहा है कि 15 जनवरी तक हम सारे सीटों का तालमेल कर लेंगे, लेकिन एक राजनीतिक टीकाकार की अगर माने तो ये असंभव सा प्रतीत होता है कि सीट शेयरिंग इंडी गठबंधन के दलों का आपस में हो पाएगा। बिल्कुल कुमार आलोक, इस वक्त की एक और बड़ी खबर आ रही है लोकसभा से जुड़ी हुई। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, जी हाँ, इस वक्त की बड़ी खबर एक और आ रही है लोकसभा से जुड़ी। लोकसभा में भी विपक्ष का जो हंगामा है वो देखने को मिला है, और सदन की कार्रवाई दोपहर 12 बजे तक के लिए स्थगित करनी पड़ी है। तो न सिर्फ राज्यसभा बल्कि लोकसभा में भी जो विपक्ष है वो हंगामे पर उतारू है, और उसी वजह से लोकसभा की जो कार्रवाई है वो 12 बजे तक के लिए स्थगित करनी पड़ी है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, लोकसभा में भी विपक्ष का हंगामा देखने को मिला है। जो बाधा है वो कार्रवाई के दौरान आई है, और उसी वजह से जो सदन है उसकी कार्रवाई 12 बजे तक के लिए स्थगित करनी पड़ी है। इस वक्त की बड़ी खबर, विपक्ष के हंगामे के कारण सदन की कार्रवाई आज भी बाधित हुई है। लोकसभा में भी विपक्ष का जो हंगामा है वो देखने को मिला है, और यहाँ अब जो कार्रवाई है दोपहर 12 बजे तक के लिए स्थगित करनी पड़ी है। आपको बता दें, लगातार प्रयास किए जा रहे थे जो कार्रवाई है वो सुचारू रूप से चले, लेकिन उसके बावजूद जो विपक्ष है वो लगातार हंगामा कर रहा है, और लोकसभा में भी जो हंगामा है विपक्ष के सदस्य द्वारा वो किया गया, जिस वजह से जो कार्रवाई है वो बाधित हुई, और उसके बाद इसको 12 बजे तक के लिए स्थगित करना पड़ा है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं कैसे लगातार जो सदन की कार्रवाई है वो नहीं चल पा रही, और उसके बाद लोकसभा की जो कार्रवाई है उसको भी स्थगित करना पड़ा 12 बजे तक। और उससे पहले हमने देखा था राज्यसभा की जो कार्रवाई है उसमें भी हंगामा हुआ, जिससे स्थगित करना पड़ा, लेकिन अब लोकसभा की जो कार्रवाई है उसको दोपहर 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया गया है। कल भी हमने देखा था किस तरीके से जो सांसद हैं उनका निलंबन भी हुआ, लेकिन बावजूद इसके आप देख सकते हैं जो विपक्ष का हंगामा है वो बदस्तूर जारी है, और जो सदन की कार्रवाई है वो सुचारू रूप से चल सके। जो महत्वपूर्ण जो बिल हैं जो रखे हैं उन पर चर्चा के बजाय हंगामा जो है वो लगातार किया जा रहा है, जिसके बाद लोकसभा सदन की जो कार्रवाई है वो 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई है। विपक्ष के कारण आपको बता दें जो बाधा है वो आई है, और उसके बाद अब कार्रवाई जो है वो 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई है। दोपहर 12 बजे तक के लिए स्थगित की गई है लोकसभा सदन की कार्रवाई। ना सिर्फ राज्यसभा बल्कि लोकसभा में भी हमने देखा किस तरीके से विपक्ष का जो हंगामा है वो लगातार जारी था, और उसके बीच अब जो
बाधा थी वो है और फिर इसको स्थगित करना पड़ा। इस मामले में और ज़्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता विकास सारथी हमारे साथ जुड़े हैं। विकास, पहले राज्यसभा और अब लोकसभा को भी स्थगित करना पड़ा है विपक्ष के हंगामे के चलते। बिल्कुल जी, राज्यसभा में तो शुरुआत में ही हमने देखा कि विपक्षी सांसदों ने हंगामा करना शुरू कर दिया, लेकिन लोकसभा में फिर भी कार्यवाही चली। प्रश्नकाल की लगभग आधे घंटे तक कार्यवाही सुचारू रूप से चल रही थी, लेकिन फिर से एक बार विपक्ष के कुछ सांसद जिनको अभी तक निलंबित नहीं किया गया था पिछले दो बार में, उनमें से कुछ सांसद प्लेकार्ड लेकर के फिर नारेबाजी करने लगे। शुरुआत में स्पीकर ने उन्हें चेतावनी दी कि उनको नामित किया जाएगा, उनका नाम वो एड्रेस करेंगे। ये चेतावनी होती है एक तरीके से। स्पीकर पहली बार आग्रह करते हैं, दूसरी बार नाम मेंशन करते हैं, और फिर भी अगर सदस्य नहीं मानते तो फिर निलंबन के लिए प्रस्ताव लाया जाता है। हमने देखा है जैसा, तो वही स्थिति यहाँ पर फिर एक बार पैदा होती दिख रही है। हालांकि फिलहाल लोकसभा की कार्रवाई 12 बजे तक स्थगित कर दी गई है, लेकिन स्थगन से पहले स्पीकर ने एक बार फिर विपक्षी सांसदों को कड़ी चेतावनी दी कि वो बार बार ये सख्तियां लाना सदन में बंद करें। बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की बैठक में सभी इस बात पर एकमत से सहमत थे कि सदन में सख्तियां इस तरह से नहीं लाई जाएंगी। विपक्ष को किसी बात पर अगर आपत्ति है तो उसको अपनी आपत्ति जताने का अधिकार है, लेकिन सख्तियां लाने की अनुमति किसी भी सांसद को नहीं है। ये बार बार स्पीकर की तरफ से स्पष्ट किया जा रहा है। जी विकास, और अलग अलग विधेयक जो हैं उन पर चर्चा की जानी थी, काफ़ी महत्वपूर्ण चर्चा, लेकिन उसके बावजूद भी हमने देखा जो विपक्ष है उसका हंगामा जारी रहा। जी बिल्कुल, अगर हम ये देखें कि प्रश्नकाल और शून्यकाल तो लगातार बाधित हो रहा है, लेकिन कल भी जो बिल्स थे जो उन पर चर्चा होनी थी वो चर्चा शुरू हुई सस्पेंशन के बाद, और भारतीय न्याय संहिता और उससे संबंधित जो 2 विधेयक हैं उन पर कल से चर्चा शुरू हो गई थी, जो देर रात तक चली। 9 बजे के आसपास तक जाकर के वो चर्चा चलती रही, और आज जब ये प्रश्नकाल और शून्यकाल का समय जब पूरा हो जाएगा, हाउस नहीं चल पाते तो ये एक अलग बात है, उसके बाद वापस इन विधेयकों पर चर्चा शुरू होगी। और इसके अलावा आज और भी विधेयक रखे गए हैं, मसलन टेलीकम्युनिकेशन संशोधन विधेयक रखा गया है। इसके अलावा चीफ इलेक्शन कमिश्नर और अन्य जो कमिश्नर्स हैं उनकी नियुक्ति और उनकी सेवा शर्तों से जुड़ा बिल है। इसके अलावा एक और बिल है जो कि मीडिया के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, पीरियोडिकल्स के रजिस्ट्रेशन से जुड़ा एक बिल है जो सूचना और प्रसारण मंत्री जिसको पारित करने के लिए प्रस्ताव करेंगे। तो काफी कामकाज अभी बचा है, और उम्मीद ये की जाती है कि 2 बजे के बाद ये विधायी कामकाज कम से कम सामान्य तौर पर चल सकेगा। बिल्कुल विकास, जो जैसा आप बता रहे हैं कामकाज काफ़ी बचा है, लेकिन विपक्ष है जो कि लगातार हंगामे पे उतारू है। और क्या माना जाए, क्या एक सोची समझी रणनीति है ये हंगामा करने की? क्योंकि कल भी हमने देखा निलंबन हुआ, और अब से पहले राज्यसभा में हमने देखा कि जो सदस्य थे वो खुद मांग कर रहे हैं कि निलंबन उनका किया जाए, और अब जैसा आपने बताया कि यहाँ भी उनको कई बार चेतावनी भी दी गई, लेकिन उसके बावजूद भी वही स्थिति रही है। बिल्कुल, देखिए अगर 12 बजे भी ये रवैया जारी रहता है सख्तियां लाने का और वेल में जाने की कोशिश करने का, तो संभव है कि एक बार फिर एक कड़ी कार्रवाई यहाँ पर चेयर की तरफ से की जाए या करनी पड़े चेयर को। लेकिन 12 बजे जब हाउस शुरू होगा तब बेहतर स्थिति होगी कि क्या ये विपक्षी सांसद अपनी मांग पर अड़े हुए हैं या अध्यक्ष की चेतावनी पर ये कोई गौर करते हैं, उस पर किसी तरह से एक्ट करते हैं। ये 12 बजे जब हाउस शुरू होगा तभी स्थिति साफ हो पाएगी। जी विकास, लेकिन जिस तरीके से आप बता रहे थे कि जो तख्तियां हैं वो लेकर आए हैं, या कोई और भी किसी विधेयक के दौरान हमने देखा कि जो हंगामा है वो शुरू हुआ था लोकसभा में? देखिए ज्यादातर जो हंगामा देखा गया है ये प्रश्नकाल और शून्यकाल में ही रहा, क्योंकि उसके बाद या तो विपक्ष पिछले दिनों में हम देखें तो वॉकआउट कर गया, या फिर उससे पहले सस्पेंशन हो गया। कल जैसे 49 विपक्षी सांसदों का जब सस्पेंशन हुआ हाउस में, फिर 2 बजे तक के लिए उसको स्थगित कर दिया गया, और बाद में क्योंकि ये सभी जिन सदस्यों को निष्कासित किया को निलंबित किया गया था सत्र की शेष अवधि के लिए, वो सब जब हाउस से चले गए तो फिर कामकाज हो सका और चर्चा यहाँ पर हो सकी। इसमें बीजेडी के सांसदों ने, वाईएसआरसीपी के सांसदों ने भी चर्चा में भाग लिया, और जो ये खास तौर से न्याय संहिता का जो विधेयक है उस पर अपनी बातें रखी। तो 2 बजे के बाद हमने देखा है कि काम हो पा रहा है, लेकिन प्रश्नकाल और शून्यकाल तो विपक्ष लगातार हंगामे से बार बार बाधित कर रहा है, दोनों हाउस में देखने को मिला है। बिल्कुल, तो हंगामे की भेंट चढ़ा फिलहाल इस वक्त का जो समय है। विकास, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम अपडेट्स देने के लिए। दोबारा आपका रुख करेंगे तमाम अपडेट्स के लिए। खबरों में आगे बढ़ते हैं। तमिलनाडु के दक्षिणी जिलों में लगातार बारिश के कारण बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं। भारी बारिश के कारण अब तक 10 लोगों की मौत हो गई है। सेना के जवान स्थिति से निपटने के लिए मुस्तैदी से कार्य में जुटे हुए हैं।
अलग अलग इलाकों में फंसे लोगों को सफलतापूर्वक निकाला जा रहा है। हेलीकॉप्टर्स की मदद से प्रभावित लोगों को भोजन के पैकेट और अन्य राहत सामग्री वितरित भी की जा रही है। तिरुनेलवेली और तूतीकोरिन में सभी स्कूल और कॉलेजों को बंद कर दिया गया है। केंद्रीय आकलन टीम आज तूतीकोरिन में प्रभावित क्षेत्रों का दौरा करेगी। लोगों को घरों के अंदर रहने और जल निकायों के पास ना जाने के लिए कहा गया है। तिरुनेलवेली में तमिरापरानी नदी भी उफान पर है। वहीं तमिलनाडु के मुख्यमंत्री M.K. स्टालिन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से चक्रवाती तूफान मिचोंग और दक्षिणी जिलों में भारी बारिश से हुए नुकसान को राष्ट्रीय आपदा घोषित करने की मांग की है। उन्होंने पीएम मोदी से आपदा राहत कोष प्रदान करने का अनुरोध किया है। अपने अदम्य साहस, शौर्य और वीरता का परिचय देने वाली सशस्त्र सीमा बल आज अपना 60वां स्थापना दिवस मना रही है। सशस्त्र सीमा बल यानी SSB को मूल रूप से 1962 में भारत चीन युद्ध के बाद 20 दिसंबर 1963 को स्पेशल सर्विस ब्यूरो के नाम से स्थापित किया गया था। कारगिल युद्ध के बाद SSB के कार्यक्षेत्र और भूमिका में परिवर्तन कर इसे वर्ष 2001 में गृह मंत्रालय के अधीन किया गया। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सशस्त्र सीमा बल के जवानों को स्थापना दिवस की बधाई दी है। अमित शाह ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर कहा कि SSB कर्मियों और उनके परिवारों को स्थापना दिवस की शुभकामनाएं। सीमाओं के संरक्षक के रूप में SSB अटूट बहादुरी और कर्तव्य के प्रति अपनी प्रतिबद्धता के साथ कायम है। आपदाओं के दौरान शानदार सेवाओं के साथ यह उभरा है। मैं इन शहीदों को नमन करता हूं जिन्होंने देश की सुरक्षा के लिए अपने प्राण न्यौछावर कर दिए। देश के कई हिस्सों में ठंड का प्रकोप बढ़ता जा रहा है। दिल्ली NCR में कड़ाके की ठंड महसूस की जा रही है। राजधानी दिल्ली में हवा की रफ्तार तेज दर्ज की गई। इसके चलते दिन भर ठिठुरन बनी हुई है। मौसम विभाग ने आने वाले दिनों में पंजाब और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कोहरे की संभावना जताई है। लोग ठंड से बचने के लिए अलाव का सहारा भी ले रहे हैं। वहीं असम के गुवाहाटी में शीतलहर के कारण पारा 11 से 12 डिग्री सेल्सियस तक गिर चुका है। राजधानी नई दिल्ली स्थित राजघाट परिसर में गांधी स्मृति एवं दर्शन समिति और केंद्रीय वस्त्र मंत्रालय द्वारा आयोजित गांधी शिल्प मेले का आयोजन चल रहा है। ग्रामीण भारत के हस्तकरघा, हस्तशिल्प और खादी उत्पादों के यहाँ स्टॉल लगे हैं। आगामी 24 दिसंबर तक चलने वाले इस गांधी शिल्प मेले के विषय पर हमारे संवाददाता जो हैं OP यादव ने बात की गांधी स्मृति एवं दर्शन समिति के अध्यक्ष विजय गोयल से। राजधानी दिल्ली में गांधी शिल्प मेले का आयोजन चल रहा है। इसमें भाग लेने के लिए पूर्व केंद्रीय मंत्री और गांधी दर्शन एवं स्मृति समिति के उपाध्यक्ष विजय गोयल मौजूद हैं। आइए बात करते हैं। सर, ये मेले का जो आयोजन किया गया है, इससे जो देश भर के आर्ट एंड क्राफ्ट को बढ़ावा देने में कितनी मदद मिलेगी? देखिए, राजघाट के साथ बिल्कुल ये गांधी दर्शन समीप में है और यहाँ पर टेक्सटाइल मिनिस्ट्री के सहयोग से गांधी शिल्प मेला लगाया गया है, जिसमें हस्तशिल्प, हथकरघा और खादी, खाने पीने, इस तरह के बहुत सारे स्टॉल्स लगाए गए हैं। देश भर के विभिन्न राज्यों में जो जो चीज़ें बनती हैं, जो आर्टिशियंस लोग बनाते हैं, चाहे वो लकड़ी के हैं, चाहे वो खादी के हैं, चाहे वो गर्म वस्त्र हैं, चाहे वो चरखा, ये सब चीज़ें के हैं और हथकरघा के हैं, वो सब स्टॉल्स यहाँ पर लगाए हैं। इस गांधी शिल्प मेला से इन कलाकारों को बहुत प्रोत्साहन मिलेगा और वहीं जो जनता है उनको भी अपनी रुचिकर चीज़ें यहाँ पर मिल सकेंगी। तो दरअसल तो ये शिल्प मेले इसलिए लगाए जाते हैं ताकि जो आर्टिशियंस हैं वो अपनी प्रोडक्ट को बेहतर तरीके से एग्जिबिट कर सकें, दिखा सकें और पब्लिक में उनका व्यवसाय बढ़े। अभी करोड़ों रुपए के अंदर इनका व्यवसाय होता है और जैसे गांधी जी भी कहते थे, हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी कहते हैं, जब तक आप कुटीर उद्योग को, हस्तशिल्प उद्योग को, हथकरघा उद्योग को, खादी को प्रोत्साहित नहीं करोगे, तब तक हमारे देश की इकोनॉमी आगे नहीं बढ़ेगी। तो इसलिए इसका बहुत ही महत्व है। प्रधानमंत्री हमेशा जो हैंडीक्राफ्ट्स, आर्टिजन्स हैं या शिल्प कला से जुड़े उद्यमी हैं, निम्न स्तर के, उनको अपलिफ्ट करने के लिए लगातार काम करते हैं और उसी संदर्भ में इस मेले का आयोजन हुआ और आपने यहाँ भागीदारी निभाई है। आपके आने से यहाँ इनको एक मनोबल बढ़ेगा, तो कितना महत्वपूर्ण है ये सब चीज़ें होना? देखिए, अभी प्रधानमंत्री ने एक नई योजना शुरू की है जिसके अंदर इन्हीं सब कलाकारों को, हस्तशिल्प का जो काम कर रहे हैं, जो बुनकर हैं, इन सभी कलाकारों को
एक लोन दिया जाएगा 1 लाख रुपए का, बहुत ही नॉमिनल कम ब्याज के ऊपर, और इस तरीके से उनको सपोर्ट दिया जा रहा है जी। तो इसलिए ये जो मेले हैं और ये जो सरकार है ये इनको बहुत ही प्रमोट कर रही है। तो ये गांधी स्मृति और दर्शन समिति के वाइस चेयरमैन विजय गोयल, जिनका मानना है कि गांधी शिल्प मेले के जरिए एक और जहां आर्ट और क्राफ्ट से जुड़े कारोबारियों को एक बड़ा प्लेटफॉर्म मिलता है, वहीं दूसरी ओर अंतर्राष्ट्रीय स्तर के लिए रोजगार, व्यापार और कारोबार का एक माध्यम भी बनता है। मेरे सहयोगी कैमरामैन ललित के साथ में ओपी यादव, डीडी न्यूज, दिल्ली। जमीन के बदले नौकरी घोटाला मामले में दिल्ली की राउस एवेन्यू कोर्ट ने सीबीआई को चार्जशीट से जुड़े दस्तावेज आरोपियों को देने का निर्देश दिया है। आरोपियों ने चार्जशीट से जुड़े दस्तावेजों की मांग की थी। इस मामले में लालू प्रसाद यादव, राबड़ी देवी और तेजस्वी यादव आरोपी हैं। मामले की अगली सुनवाई 6 जनवरी को होगी। वहीं बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने ऑस्ट्रेलिया जाने की इजाज़त के लिए अर्जी दाखिल की है, जिस पर कोर्ट 22 दिसंबर को सुनवाई करेगा। मजबूत वैश्विक संकेतों के बाद भारतीय शेयर बाजार फिर नए रिकॉर्ड हाई पर पहुंच गए हैं। इस दौरान सेंसेक्स पहली बार 71,850 के पार पहुंच गया है। वहीं दूसरी ओर निफ्टी भी पहली बार 21,550 के पार पहुंचने में सफल रहा। शेयर बाजार के दोनों सूचकांक आज ऑल टाइम हाई का नया रिकॉर्ड बनाकर खुले। शुरुआती कारोबार में ही इन दोनों सूचकांकों ने तेजी का रुख दिखाते हुए मजबूती से एक और नए शिखर पर पहुंचने में सफलता हासिल की। हालांकि आधे घंटे के बाद ही मुनाफा वसूली शुरू हो जाने की वजह से दोनों सूचकांकों की चाल में गिरावट भी आई। इससे पहले सेंसेक्स कल 122 अंक चढ़कर 71,437 के स्तर पर बंद हुआ था। किसान देश की जान है। भारत की अर्थव्यवस्था में किसानों का बहुत बड़ा योगदान है। खेती और पशुपालन में किसान साल दर साल नए कीर्तिमान रच रहे हैं। बिहार के किसान भी बिल्कुल पीछे नहीं हैं। प्राकृतिक खेती और गौपालन में नवादा के मनोज कुमार और रोशन कुमार ने सबका दिल जीत लिया है। आइए देखते हैं हमारी ये खास रिपोर्ट। कृषि प्रधान भारत में बिहार के किसान का योगदान। मिलीनियर्स फार्मर्स ऑफ इंडिया अवार्ड में रचा इतिहास। नवादा के कचिया गांव की किसानी ने जीता दिल। गौपालन में रोशन ने किया बिहार का नाम रोशन। मनोज कुमार और रोशन कुमार, इन्होंने प्राकृतिक खेती और गौ पालन के नए तरीकों से नया कीर्तिमान रचा है। गुजरात के राज्यपाल आचार्य देवव्रत ने इन किसानों को सम्मानित किया। मनोज कुमार को प्राकृतिक खेती के लिए अवार्ड मिला। 2 दशक के अधिक समय से मनोज जीरो टीलेज से खेती करते आ रहे हैं। वो अवशेषों को खाद के रूप में उपयोग करते हैं। अवार्ड मिलने से खुश किसान मनोज ने क्या कुछ कहा है वो सुनिए। मैसेज गया ICR कृषि विज्ञान केंद्र के माध्यम से ICR दिल्ली तक, जिसके कारण आज हमें ये अवार्ड मिला है, नेशनल अवार्ड है ये। और हमें आज बहुत गर्व की बात है कि इस गांव में खेती करते हुए किसानों को आज नेशनल अवार्ड नेशनल मंच से मिलता है। कचिया के रोशन कुमार को देसी नस्ल के गौपालन को लेकर सम्मानित किया गया। रोशन कुमार कई सालों से देसी नस्ल की गायों का पालन कर रहे हैं। उनके गौशाला में 80 से अधिक गाय हैं। गायों के पालन के साथ साथ खेती में भी बहुत सुधार हुआ है। देसी गौपालन करने का मुख्य उद्देश्य ये है कि इसमें बहुत ज़्यादा जो विटामिन पाया जाता है। इसमें रोग प्रतिरोधक क्षमता अदर जो दूध है उससे बहुत ज़्यादा है। और जो भी मनुष्य जो इसका प्रयोग दूध जो करते हैं उनके शरीर के लिए बहुत ही फायदेमंद है। किसान मनोज और रोशन की कोशिशों का नतीजा है कि कचिया गांव प्राकृतिक खेती में आगे बढ़ता जा रहा है। इस पुरस्कार के क्या परिणाम देखने को मिल रहे हैं, कचिया गांव के किसानों से ही सुनिए। फसल जो हार्वेस्टर से कटता है उसका अवशेष को इकट्ठा किया जाता है। जैसे धान का पराली हुआ, गेहूं का हुआ अस्ट्रा, उसका भूसा बनाया जाता है। गांव में कोई लोग जलाते नहीं हैं भूसा, पुआल या तो अस्ट्रा को। इससे गांव में जो भी खेती है, खेती में उर्वरक शक्ति बढ़ रहा है। 6 वर्ष से हमारे यहाँ प्राकृतिक कृषि हो रहा है, जिसमें अवशेष का जो है रेजिड्यू मैनेजमेंट करते हैं हम लोग हैं। फसल उगाने के बाद जो उसका एक्स्ट्रा जो बचता है, पुआल हो या गेहूं का एक्स्ट्रा हो, उसको हम लोग आग नहीं लगाते हैं, उसको बना के गौपालन में जाता है, जिससे कि हमारा मिट्टी का उर्वरा शक्ति भी बढ़ रहा है। और हम नहीं, पूरे गांव में, हमारे यहाँ पूरे गांव में जीरो टिलेज से भी खेती होता है, जिससे पानी का भी बचत है।
पानी का भी बचत हो रहा है और पैदावार भी दुगना हो गया है। देखें तो कभी कभी छोटी सी शुरुआत बड़े बदलाव की वजह बन जाती है। कछिया के मनोज और रोशन की शुरुआत इसी का उदाहरण है। दूरदर्शन समाचार के लिए नवादा से अशोक प्रियदर्शी की रिपोर्ट। देश को विकसित बनाने में टूरिज्म क्षेत्र की भूमिका भी अहम रहने वाली है। पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए बिजनेस टूरिज्म की तर्ज पर अब एडवेंचर टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए पर्यटन मंत्रालय कमर कस चुका है, जिसके तहत आने वाले समय में भारत ग्लोबल एडवेंचर टूरिज्म हब बन सकेगा, जिसका सीधा फायदा देश की अर्थव्यवस्था को मिलेगा। वर्ष 2047 तक देश को विकसित बनाने के उद्देश्य से एक तरफ जहां देश भर में विकसित भारत संकल्प यात्रा जारी है, तो वहीं दूसरी तरफ अलग अलग मंत्रालय भी इस मुहिम में कार्यक्रम आयोजित कर रहे हैं। इसी कड़ी में पर्यटन मंत्रालय द्वारा गुजरात में विकसित भारत 2047 और साहसिक पर्यटन यानी एडवेंचर टूरिज्म पर राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया गया। सम्मेलन का उद्देश्य भारत को ग्लोबल एडवेंचर टूरिज्म हब बनाने के लिए विचार विमर्श करने और रणनीतियों को तैयार करने के लिए एक मंच प्रदान करना था। भारत में एडवेंचर एक्टिविटी और खेलों के लिए वैश्विक बाजार बनने की अपार संभावनाएं हैं। भारत में दुनिया के विभिन्न हिस्सों से साहसिक पर्यटकों को आकर्षित करने की उत्कृष्ट क्षमता है। उत्तर से दक्षिण और पूर्व से पश्चिम तक देश की भौगोलिक परिस्थितियां एडवेंचर टूरिज्म के अवसरों के विकास के संबंध में प्रतिस्पर्धी बढ़त प्रदान करती हैं। इस पहल का आर्थिक तौर पर काफी लाभ मिल सकेगा। भारत ने वर्ष 2047 तक 3 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर की पर्यटन अर्थव्यवस्था का महत्वाकांक्षी लक्ष्य रखा है। इसमें एडवेंचर टूरिज्म को 800 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक का योगदान देने की परिकल्पना की गई है, जिससे भारत दुनिया के शीर्ष 10 एडवेंचर टूरिज्म स्थलों में से एक बन जाएगा। भारत में एडवेंचर टूरिज्म के लिए 20 मिलियन विदेशी पर्यटक आगमन और 80 मिलियन विदेशी पर्यटकों के दौरे की आवश्यकता होगी, जिससे 90 बिलियन अमेरिकी डॉलर विदेशी मुद्रा प्राप्त होगी। इससे देश में एडवेंचर टूरिज्म के लिए 4 बिलियन घरेलू यात्राओं द्वारा पूरक बनाया जाएगा। पर्यटन मंत्रालय वैश्विक पर्यटन बाजार में भारत की हिस्सेदारी बढ़ाने के लिए पर्यटन बाजार में विभिन्न भारतीय पर्यटन उत्पादों और देश में पर्यटन स्थलों को बढ़ावा देने के लिए लगातार प्रयास कर रहा है। पर्यटकों की संख्या को बढ़ावा देने के लिए ही मंत्रालय ने अतुल्य भारत भ्रमण वर्ष 2023 की भी घोषणा की थी। साथ ही अंतर्राष्ट्रीय पर्यटकों की संख्या को बढ़ाने के लिए पर्यटन मंत्रालय ने वर्ष 2023 के दौरान विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय यात्रा मेलों में हिस्सा भी लिया, जिसके परिणाम स्वरूप पर्यटन विकास के साथ ही रोजगार के हजारों अवसर भी आने वाले समय में मिल सकेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और आइए अब बात करते हैं काशी तमिल संगमम की। काशी तमिल संगमम 2.0 में भारतीय ज्ञान परंपरा को बहुत ही रोचक ढंग से प्रस्तुत किया जा रहा है। शिक्षा मंत्रालय की पहल से भारी संख्या में युवा और बच्चे तकनीक के माध्यम से प्राचीन ज्ञान परंपरा का लाभ उठा रहे हैं। नमो घाट वाराणसी से अजय मिश्र की आइए देखते हैं खास रिपोर्ट। नमो घाट पर काशी तमिल संगमम के दूसरे संस्करण में लोगों के आने का सिलसिला लगातार जारी है। अच्छी बात यह है कि आप देख रहे हैं कि लोग सीधे नाव लेकर के यहाँ पर नमो घाट पहुँच रहे हैं और शहर के कंजेशन से भी बच रहे हैं। और ये एक स्मार्ट सिटी के तहत ये जो नाव चलाई गई हैं उसका फ़ायदा भरपूर यहाँ के जो पर्यटक हैं उठा रहे हैं। आज की हमारी कहानी है इंडियन नॉलेज सिस्टम की, और इंडियन नॉलेज सिस्टम की कहानी इसलिए बताना ज़रूरी है क्योंकि ये युवाओं के लिए अभी तक की सबसे बड़ी पसंद बना हुआ है। ऐसा क्यों, हम आपको बताते हैं। क्योंकि जो इंडियन नॉलेज सिस्टम है वो एक आधुनिक रूप में लोगों के सामने आ रहा है। ऑगमेंटेड रियलिटी और वर्चुअल रियलिटी का इस्तेमाल करते हुए कैसे भारत की ज्ञान परंपरा को लोगों तक और ख़ास तौर पर युवाओं तक पहुंचाया जाए, उसकी कोशिश हो रही है। IIT BHU से हमारे साथ हैं प्रोफेसर साहब, बहुत धन्यवाद। इंडियन नॉलेज सिस्टम क्या कुछ कर रहा है, थोड़ा सा हमें बताएं। हमारे इस डिवीज़न का जो मुख्य काम है वो उन सारे लोगों को एक मंच पर लाना और उन सारे लोगों के साथ एक संवाद स्थापित करना। तो उसके लिए हम अलग अलग तरह की परियोजनाओं को फंड करते हैं, अलग अलग तरह के वर्कशॉप्स करते हैं। इसके अलावा एक IKS विकी का हमने एक नया प्रोजेक्ट शुरू किया है जिसमें कोई भी अपने हिसाब से जो भारतीय ज्ञान परंपरा को जैसे देखता है वैसे लिख सकता है। ये मॉडरेटेड रहेगा लेकिन फिर भी उसका भाव उसमें जाएगा और आम व्यक्ति जिसको उससे बहुत जानकारी नहीं है उसके आधार पर उसको जान सकता है।
युवाओं की संख्या बहुत ज़्यादा है यहाँ पर, और उसकी वजह है मेरे ख्याल से ऑगमेंटेड रियलिटी और वर्चुअल रियलिटी का इस्तेमाल करते हुए ये जो नए तरीके हैं। आप थोड़ा सा बताइए कि कैसे इस्तेमाल कर रहे हैं, और बहुत ज़्यादा क्रेज़ दिख रहा है युवाओं में इसमें। हाँ जी, सो ये वर्चुअल रियलिटी हेडसेट है। सो इसमें हमने कैप्चर करा है अजंता एलोरा का, एंड इसमें वर्चुअल टूर दे रहे हैं अजंता एलोरा का। सो वहाँ पे 29 केव्स है, तो 29 केव्स हमने इसमें ऑगमेंट किए हैं और इन लोगों को इसके बारे में बता रहे हैं। हर केव का एक डिफरेंट इन्फॉर्मेशन है, हम वहाँ पे उसको वर्चुअल रियलिटी में उसको दिखा रहे हैं। जैसे हम पैर चल के जाते हैं पैरों से, वैसे वहाँ पे भी लोग चल सकते हैं, बस इसमें जो हम सोच रहे हैं सारे हेरिटेज साइट को ऐसे ही करें ताकि लोग घर घर से देख पाए, इजिली देख पाए। मैं अब आपके पास आना चाहूँ तो बुद्ध योग का जो सांप सीढ़ी जैसा कुछ दिख रहा है, ये क्या है, थोड़ा सा मैं समझाएं। समृद्ध ज्ञान परंपरा की ओर जिस तरह से भारत देश अभी प्रथम सोपान पे इसके हम लोगों ने पैर रखा हुआ है, ये उसी दिशा में, चूंकि आज के छात्र जो हैं वो विज्ञान में भी हैं, रॉकेट साइंस में भी जा रहे हैं, और हम चाहते हैं कि वो आध्यात्म के क्षेत्र में और वहीं उसी एक आश्रम में, एक गुरुकुल में हम भारतीय ज्ञान परंपरा के साथ रॉकेट साइंस को भी ले जाएं और भारत अग्रणी हो। उस दिशा में ये शिक्षा मंत्रालय भारतीय ज्ञान परंपरा प्रभाग का एक बहुत अच्छा एक खेल एक है, और ऐसे कई खेल हमारे विभाग से निकाले गए हैं कि ये देखिए, ये है अविद्या और ये है सुविद्या और अविद्या। तो अविद्या, जैसे अभी हम देख रहे हैं कि आज पूरा जो विश्व है वो परमाणु के विध्वंस पे रखा हुआ है, तो अगर हम परमाणु जैसी शक्तियों का दुरुपयोग करते हैं तो ये हमको औसत रूप में ये नीचे लेके जाती है। ये देखिए अविद्या पे सांप है, और अगर हम उसी परमाणु शक्ति का प्रयोग सुविद्या के रूप में करते हैं, यानी कि निर्माण के लिए करते हैं विध्वंस के स्थान पर, तो ये वही सुविद्या हमको ये ऊपर की ओर ले जाती है, सारे संसार को ऊपर की ओर ले जाती है। तो इस ज्ञान को पूरे भारत के बच्चों में भारतीय ज्ञान परंपरा का ये शिक्षा मंत्रालय का ये विचार है कि इसको बच्चों तक इसको प्रेषित किया जाए। जिस तरह से खेल के माध्यम से जो अपने अध्यात्म की गूढ़ रहस्य हैं, कुछ लोग कविताओं के माध्यम से बताने की कोशिश करते हैं, कुछ लोग चित्र के माध्यम से, लेकिन जो शिक्षा मंत्रालय है ऐसे छोटे छोटे खेलों के माध्यम से युवाओं को जोड़ने की कोशिश कर रहा है, और युवाओं के लिए ये स्टॉल अभी तक का सबसे सुपरहिट स्टॉल साबित हुआ है। कैमरामैन उत्तम सिंह के साथ अजय मिश्र, डीडी न्यूज़, नमो घाट, वाराणसी। और आइए बात करते हैं खेल जगत की। दक्षिण अफ्रीका ने 3 वनडे मैचों की सीरीज में शानदार वापसी करते हुए भारत को दूसरे वनडे में 8 विकेट से हरा दिया है। इस जीत के साथ 3 मैचों की सीरीज 1-1 से बराबर हो गई है। भारत से जीत के लिए मिले 212 रन के लक्ष्य को मेजबान अफ्रीकी टीम ने 45 गेंद शेष रहते 2 विकेट खोकर ही हासिल कर लिया। लक्ष्य का पीछा करते हुए अफ्रीकी टीम के लिए सलामी बल्लेबाज टॉनी डी जॉर्जी ने शानदार शतकीय पारी खेली, वहीं रिजा हेंड्रिक्स ने भी अर्धशतक लगाया। इन दोनों बल्लेबाजों ने पहले विकेट के लिए 130 रन की साझेदारी की। रिजा हेंड्रिक्स ने 52 और टोनी डी जॉर्जी ने नवाद 119 रन की पारी खेली। इससे पहले भारतीय टीम पहले बल्लेबाजी करते हुए 46.2 ओवर में 211 रन बनाकर आउट हुई। भारत की तरफ से सर्वाधिक 62 रन साई सुदर्शन ने बनाए। साई सुदर्शन ने लगातार दूसरे वनडे में अर्धशतक लगाया। वहीं कप्तान लोकेश राहुल भी अर्धशतक की पारी खेली। इन दोनों के अलावा और कोई भी बल्लेबाज क्रीज पर देर तक नहीं टिक सका। राहुल ने 56 रन की पारी खेली। फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में बस इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए डीडी न्यूज़। मुझे दीजिए अनुमति। नमस्कार।